जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह की क्रांति यात्रा के पिछले पड़ाव पर आपने देखा कि जब सुखदेव को पता चलता है कि असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह नहीं कोई और जाएंगे, तो वे उनको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हालांकि भगत सिंह ने केंद्रीय समिति की बैठक में असेंबली में खुद बम फेंकने के लिए बड़े तर्क दिए थे, पर उनकी बात नहीं मानी गई थी। तब सुखदेव आवेश में आकर अपने सबसे प्यारे दोस्त पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। भगत सिंह इन आधारहीन आरोपों से बहुत आहत होते हैं और केंद्रीय समिति की बैठक दोबारा बुलवाकर दल को फैसला बदलने पर मजबूर करते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस अनमोल पत्र की जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने जाने से पहले सुखदेव के आरोपों से आहत होकर उनको लिखा था। 15 अप्रैल 1929 को जब लाहौर में सुखदेव गिरफ्तार हुए तो यह पत्र उनकी जेब में मिला था। इस पत्र को पढ़कर एहसास होता है कि एक सच्चे क्रांतिकारी के हृदय में कितनी कोमल मानवीय भावनाएं हो सकती हैं। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु उनके द्वारा संकलित पुस्तक सरदार भगत सिंह पत्र और दस्तावेज में सुखदेव द्वारा भगत सिंह पर लगाए आरोप के बारे में लिखती हैं। सुखदेव की संगठन शक्ति अद्भुत थी, पर उनमें स्वप्निल आदर्शवाद का अतिरेक था। एक दिन पार्टी की मीटिंग में एक महिला क्रांतिकारी आई। भगत सिंह उन्हें देखकर मुस्कुराए, वे भगत सिंह को देखकर मुस्कुराई। सुखदेव ने इसका गलत अर्थ लगाया। वे जब तब नर नारी के संबंधों पर भगत सिंह से बहस करते रहते थे। जब क्रांतिकारी दल ने असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह की जगह दूसरा नाम पास कर दिया तो सुखदेव, जो मीटिंग में नहीं थे, बाद में गुस्से में भगत सिंह के पास पहुंचे और उन्हें बहुत कुछ कहने के बाद ये भी कहा कि तुम उस औरत से प्यार की वजह से ही बच रहे हो। दोस्तों, सुखदेव के लगाए इस आरोप से भगत सिंह बहुत दुखी होते हैं और उनको पत्र लिखते हैं, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। प्रिय भाई, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊंगा। मेरा विश्वास करना, मैं आज बहुत खुश हूं, हमेशा से ज्यादा। मैं अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हूं। अपनी जिंदगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही कि मुझे मेरे अपने भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमजोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट हूं। मैं आज भी महसूस करता हूं कि वो बात कुछ नहीं, बस गलत फहमी थी, गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरी आत्म स्वीकृति को कमजोरी माना गया। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई गलत फहमी नहीं। मैं कमजोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। भाई, मैं साफ दिल से विदा लूंगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूंगा। मैं पुरजोर कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। दोस्तों, कितनी सही बात कही है। जिस मनुष्य के जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट धरे हों, उसके लिए क्रांति की राह पकड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है, परंतु जीवन में सब प्रकार के सुख वैभव होते हुए औरों के लिए अपने प्राण दे देना, असली कुर्बानी यही है। वक्त आने पर भगत सिंह ने इसको साबित भी किया। अभी बात करते हैं उस खत की। भगत सिंह आगे लिखते हैं, किसी के चरित्र के संबंध में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है। इसका जवाब आज मैं देता हूं। हां, वो मैजिनी था। अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता, मगर प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना ही नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। भगत सिंह लिखते हैं आगे कि जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं और ये पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है।
प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता। शर्त यह है प्यार प्यार हो। तुम कभी भी इन लड़कियों को वैसे पागल नहीं कह सकते जैसे कि फिल्मों में हम प्रेमियों को देखते हैं। वे सदा पार्श्विक वृत्तियों के हाथों खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, ये अपने ही मार्ग से आता है, कोई नहीं कह सकता कब। मैं ये कह सकता हूं कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए जिसे वह एक ही आदमी तक सीमित न कर दे बल्कि विश्व में रखे। दोस्तों, प्यार पर जिस अथॉरिटी के साथ भगत सिंह लिख रहे हैं उसे पढ़कर लगता है जैसे मोहब्बत का फरिश्ता बात कर रहा हो। आज 21वीं सदी में भी हमारे समाज में प्यार को टैबू समझा जाता है। ऑनर किलिंग के किस्से गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। राधा कृष्ण की पूजा करने वाले देश में बार बार राधाओं की बलि दी जाती है। जरा सोचिए तो, आज से तकरीबन 90-95 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। भगत सिंह एक संपूर्ण क्रांतिकारी थे। उनका यह पत्र केवल सुखदेव को ही संबोधित नहीं है, बल्कि प्यार को लेकर जिस प्रकार का पूर्वाग्रह और तिरस्कार का भाव समाज में था, वे उस पर इस पत्र के द्वारा बड़ा जबरदस्त प्रहार करते हैं। भगत सिंह बेहद खूबसूरत जवान थे, बहादुर थे, बुद्धिमान थे, विद्वान थे, विवेकशील थे, संवेदनशील थे, एक मर्यादित व्यक्ति थे। यानी कोई भी लड़की अपने प्रेमी में जिन खूबियों की कामना करती होगी वे सब उनके शानदार व्यक्तित्व का हिस्सा थीं। इसलिए मुनासिब है कि लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होती रही होंगी। लेकिन भगत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि जिस राह पर वो चल पड़े थे उस राह में उनके लिए केवल नुकीले कांटे ही बिछे थे और ये राह उन्होंने खुद चुनी थी। वे तो फूलों की सेज छोड़कर आए थे। 16 साल की उम्र में जब एक बड़े खानदान से विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने वरमाला की जगह फांसी का फंदा चुना था। अपने पिता के नाम एक संदेश लिखकर उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने लिखा था, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायशे कशिश नहीं हैं। भगत सिंह लिखते हैं अपने पिता को कि आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी से यहां तात्पर्य है दादाजी, मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, मुझे इस देश की सेवा के लिए दान कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। इस आदर्श और उद्देश्य के लिए भगत सिंह ने घर छोड़ा था, सब सुख छोड़े थे। आज जब उनके अपने सबसे प्यारे दोस्त ने उन पर ऐसा इल्जाम लगाया तो बहुत पीड़ा हुई। और सुखदेव के नाम लिखे इस खत के आखिरी पैरा में भगत सिंह लिखते हैं, अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाए अत्यंत नम्रतापूर्वक क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूं कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे उनसे बेरुखी का व्यवहार मत करना, झिड़क कर उनके दुख दर्दों को ना बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। क्या मैं ये आशा रख सकता हूं कि तुम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति खुंदक रखने की बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे? उनको इसकी बहुत जरूरत है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि स्वयं इस चीज का शिकार ना बनो। लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों लिख रहा हूं? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। मैंने अपना दिल खोल दिया है। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई भगत सिंह। दोस्तों, सालों साल हमने जो पढ़ा और सुना है उसने भगत सिंह की ऐसी छवि बना दी है मानो उनको केवल बम और पिस्तौल की ही भाषा आती थी। सच्चाई इससे कोसों दूर है। भगत सिंह मानवता के पुजारी थे। उनकी क्रांति कोटि कोटि पीड़ित शोषित जनता के कष्टों को मिटाने के लिए थी।
क्योंकि उनके हृदय में उनके लिए असीम प्यार था। सुखदेव का लगाया इल्जाम सही नहीं था, लेकिन शायद इस इल्जाम ने कैटलिस्ट का काम किया और भगत सिंह ने जिद करके स्वयं असेंबली में जाने का निर्णय करवाया। भगत सिंह को शहीद आजम बनाने में सुखदेव का भी योगदान कम नहीं है। सच तो यह है कि सुखदेव को भगत सिंह से बढ़कर कोई दूसरा प्यारा नहीं था। हमारे लिए तो वो दोनों ही वंदनीय हैं। आज की बात यहीं तक। जल्दी मिलेंगे इस तीर्थ यात्रा के अगले पड़ाव पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि हां तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स लिखकर अपने सुझाव दीजिए। जय हिंद, जय भारत।